सौरभ शर्मा आप सभी का अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत करता हूं और साथ ही मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और आपको ये समझ में भी आ रही होंगे। तो उसी के साथ में मैं आज आपके सामने एनाटॉमी सीरीज के डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक का 7वां लेक्चर आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एनल कैनाल एंड एनस। आज हम 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स, एनल कैनाल या एनस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पोस्टीरियो मीडियल वॉल ऑफ सीकम से अराइज होती है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? इट इज ए फिंगर like diverticulum arise from posterior medial side of cecum। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हुआ? यह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एराइज होती है पोस्टीरियो मीडियल साइड ऑफ सीकम। यानी कहां से एराइज होती है? ये पोस्टीरियो मीडियल साइड ऑफ सीकम। जो हमारा सीकम है वो क्या होता है? वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। उसी के जस्ट पीछे से यानी पोस्टीरियो मीडियल साइड से ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, यानी इसका जो साइज है वो होता कितना है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो साइज है वो वेरिएबल होता है। मैं आपको बता दूं कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसका साइज फिक्स नहीं होता, इसका साइज वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स बदलता रहता है, पर्सन टू पर्सन इसका साइज अलग आता है। तो इसका जो साइज है वो लगभग माना जाता है 2 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। कितना साइज माना जाता है इसका? लगभग 2 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो एक एवरेज साइज होता है वो होता है लगभग 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो इसका जो एवरेज साइज होता है वो कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। वैसे अगर हम जनरली इसमें देखें तो इसका जो साइज का वेरिएशन है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के बीच में होता है। ठीक, क्लियर हो गया? उसके बाद में बात करते हैं इसके डायमीटर की। तो डायमीटर मीन्स आप जानते ही हैं, डायमीटर मीन्स व्यास या घेरा या उसकी मोटाई। तो इसका जो डायमीटर होता है, तो इसका डायमीटर होता है 5 mm। कितना होता है इसका डायमीटर? 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर कितना होता है? 5 मिलीमीटर। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी लोकेशन की, क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑर्गन की, किसी भी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम उसकी इंट्रोडक्शन, उसका साइज, उसका शेप, उसका ऑर्गन एसोसिएशन, उसकी लोकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम इससे आगे, डायमीटर से आगे हम बात करेंगे इसके लोकेशन। लोकेशन मीन्स वो किस जगह, यानी जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो किस जगह पाया जाता है या किस जगह लोकेट होता है। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो लोकेट होता है राइट इलियक फोसा में। ये किस जगह लोकेट होता है? राइट इलियक फोसा। ये राइट इलियक फोसा क्या होती है? जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था
कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 रीजन में बांटा गया है। उसमें से एक रीजन जिसको हम राइट लोअर क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं, तो उस रीजन में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? राइट इलियक फोसा। क्या हुआ? राइट इलियक फोसा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी पोजीशंस के, यानी ये किस किस तरीके से पोजीशन रहती है इसकी, या किस तरीके से ये अरेंज होती है पोजीशन। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। जो पोजीशन है अपेंडिक्स की वो पर्सन टू पर्सन, जैसे पर्सन टू पर्सन लेंथ बदली थी उसी तरीके से पर्सन टू पर्सन जो पोजीशन है वो भी बदलती है। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं मैंने सामने घड़ी के द्वारा आपको बताया है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो अलग है। जैसे अगर किसी मरीज की रीट्रोकोलिक पोजीशन हुई, कौन सी पोजीशन? रीट्रोकोलिक पोजीशन हुई, तो वो क्या कहलाएगी? 12 ओ क्लॉक पोजीशन। उसको हम 12 ओ क्लॉक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला, अगर किसी मरीज में स्प्लीनिक पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? स्प्लीनिक पोजीशन, तो उसको हम दूसरे नाम से 2 ओ क्लॉक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। उसका जो अरेंजमेंट होता है वो घड़ी में जब 2 बजते हैं यानी 2 ओ क्लॉक टाइम होता है, उस समय जैसी स्थिति हमारी घड़ी की सुई की होती है उसी तरीके से इस अपेंडिक्स की स्थिति होती है। अगला 3 ओ क्लॉक पोजीशन, जिसको हम प्रोमोन्टेरिक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी पोजीशन है अपेंडिक्स की। अगला, कुछ मरीजों में हमें पेल्विक पोजीशन भी देखने को मिलती है, जिसको हम अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो 4 ओ क्लॉक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? 4 ओ क्लॉक पोजीशन। तो जिस तरीके से घड़ी में 4 बजते हैं तो उस समय उसको हम क्या कहेंगे? 4 ओ क्लॉक पोजीशन। उसके बाद में आप देख सकते हैं अगली जो पोजीशन है वो क्या है? 6 ओ क्लॉक पोजीशन। तो इस 6 ओ क्लॉक पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मिड इंग्वाइनल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? मिड इंग्वाइनल पोजीशन। ठीक, अच्छा। उसके बाद में अगली पोजीशन आती है पैराकोलिक पोजीशन, जो कि 11 ओ क्लॉक पोजीशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो अभी मैंने आपको एक डायग्राम, एक घड़ी का डायग्राम बना करके आपको इन सभी पोजीशंस को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं आपको इसको थ्योरेटिकली यानी एक एक चीज को लिख करके समझाने की कोशिश करूंगा। पोजीशंस, तो अब हम बात करेंगे जो हमारी अपेंडिक्स है उसकी पोजीशंस के बारे में, यानी अपेंडिक्स की अलग अलग पोजीशंस या किस किस पोजीशन में हमारा अपेंडिक्स रहता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, तो जो अपेंडिक्स है उसकी पोजीशन वेरिएबल रहती है। वेरिएबल मीन्स वो उसकी पोजीशन बदलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 12 ओ क्लॉक पोजीशन से, जिसका दूसरा नाम भी है रीट्रोकोलिक पोजीशन। इसको हम किस नाम से और जानते हैं? रीट्रोकोलिक पोजीशन, 12 ओ क्लॉक पोजीशन या रीट्रोकोलिक पोजीशन। तो इन पोजीशंस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपेंडिक्स है उसका बेस फिक्स रहता है, लेकिन उसकी जो एपेक्स है, उसका जो टिप है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में वो स्थित रहता है या पॉइंटेड रहता है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं 12 ओ क्लॉक पोजीशन की, जिसको हम रीट्रोकोलिक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे अपेंडिक्स की स्थिति क्या होती है? इसमें हमारा अपेंडिक्स बिहाइंड द सीकम एंड कोलन होता है। किस जगह होता है ये? प्रेजेंट लाई बिहाइंड द सीकम एंड कोलन। तो जो सीकम और कोलन है उसके बिहाइंड माने पीछे की तरफ ये लाई करता है। किस जगह लाई होता है? किस जगह पाया जाता है? बिहाइंड द सीकम एंड कोलन। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? रीट्रोकोलिक पोजीशन। यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है जो रीट्रोकोलिक पोजीशन है, वो क्या है?
मोस्ट कॉमन पोजीशन। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन है जो आपको मरीजों में देखने के लिए मिलेगी। लगभग 60% लोगों में, कितने परसेंट लोगों में? 60% लोगों में ये पोजीशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं हम अगली पोजीशन, या जिसका नाम है दूसरा, अगली पोजीशन जिसको हम कहते हैं 2 o'clock, या इसका दूसरा नाम भी है स्प्लीनिक। 2 o'clock या स्प्लीनिक पोजीशन। जो 2 o'clock पोजीशन है या स्प्लीनिक पोजीशन है, उसमें हमारी अपेंडिक्स की स्थिति क्या रहती है, ये किस जगह डायरेक्टेड रहती है? तो इसमें ये 2 o'clock पोजीशन में अपवर्ड और राइट साइड में होती है। ये किधर होती है? अपवर्ड, आप देख सकते हैं अपवर्ड, और ये किधर है? लेफ्ट साइड। किस जगह होती है ये? अपवर्ड और लेफ्ट साइड में होती है। आप घड़ी में देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है, अगर हम बोर्ड पे देखते हैं या कॉपी पर देखते हैं, तो ये हिस्सा लेफ्ट साइड कहलाता है और ये हिस्सा किधर कहलाता है? राइट साइड। तो ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड ये पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली पोजीशन जिसका नाम है 3 o'clock या प्रोमोन्टेरिक पोजीशन। तीसरी पोजीशन क्या है? 3 o'clock या प्रोमोन्टेरिक पोजीशन। तो 3 o'clock या प्रोमोन्टेरिक पोजीशन ये किस जगह डायरेक्टेड होती है? तो ये हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड होती है। किस तरह से होती है? ये हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट साइड, यानी हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधी और लेफ्ट साइड की तरफ ये डायरेक्टेड होती है। जिस तरीके से हमारी घड़ी में 3 बजते हैं, तो 3 बजे के दौरान जिस तरीके से पोजीशन हमारी घड़ी की सुई की होती है, तो उसी तरीके से हमारी अपेंडिक्स की भी लोकेशन या अपेंडिक्स की जो डायरेक्शन है वो होती है। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं अगली पोजीशन जिसको हम कहते हैं 4 o'clock पोजीशन। तो जो 4 o'clock पोजीशन है, इसको हम पेल्विक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेल्विक पोजीशन। तो ये पेल्विक पोजीशन या 4 o'clock पोजीशन क्या है? तो ये ऐसी पोजीशन है जिसमें हमारी अपेंडिक्स का जो टिप होती है वो किधर डिसेंड करती है? पेल्विस में। तो टिप ऑफ अपेंडिक्स descend into pelvis। तो जो टिप है वो किधर की तरफ डिसेंड करती है? पेल्विस के अंदर डिसेंड करती है। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है 5वीं पोजीशन जिसका नाम है 6 o'clock, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मिड इंग्वाइनल। 6 o'clock या मिड इंग्वाइनल पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या होती है? ये पोजीशन ऐसी पोजीशन है जिसके दौरान हमारी अपेंडिक्स नीचे की तरफ, यानी बिलो, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है 6 o'clock पोजीशन में, और ये किधर की तरफ डायरेक्टेड होती है? इंग्वाइनल रीजन की तरफ या इंग्वाइनल कैनाल की तरफ। तो ये किधर होती है? बिलो द सीकम। कैसे होती है? बिलो द सीकम एंड पॉइंट टुवर्ड्स इंग्वाइनल कैनाल। तो ये इंग्वाइनल कैनाल की तरफ पॉइंटेड होती है, बिलो द सीकम होती है और इंग्वाइनल कैनाल की तरफ ये डायरेक्टेड होती है, पॉइंटेड होती है। उसके बाद में हम अगली 6वीं पोजीशन या लास्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जो है 11 o'clock, या इसका दूसरा नाम भी है पैराकोलिक पोजीशन। तो 11 o'clock या पैराकोलिक पोजीशन आप देख सकते हैं, इसमें जो अपेंडिक्स की जो टिप है वो किधर की तरफ होती है? वो होती है राइट साइड की तरफ, अपवर्ड। तो ये किस तरीके से होती है? अपवर्ड एंड राइट। तो ये किस तरीके से डायरेक्टेड होती है 11 o'clock पोजीशन?
एक अपवर्ड या राइट। क्लियर हो गया? तो ये सभी 6 पोजीशंस के बारे में मैं आपको समझाया, अपेंडिक्स की 6 पोजीशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपेंडिक्स के अब हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ अपेंडिक्स। रिलेशन, तो जो अपेंडिक्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस भी बता चुका हूं, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो सभी हमारी एक लेयर जिसका नाम है पेरिटोनियल लेयर या पेरिटोनियम, उससे अटैच होते हैं, वो उनको कवर करके रखती है। तो उसी तरीके से जो हमारी अपेंडिक्स है वो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ही पाई जाती है, तो उसके ऊपर भी हमारी पेरिटोनियम एक कवरिंग रखती है, उसको कवर करके रखती है। तो हम इसके रिलेशन की बात करते हैं। तो जो अपेंडिक्स होता है वो हमारे पेरिटोनियम के बहुत ही छोटे मींस स्मॉल फोल्ड से अटैच रहती है, या स्मॉल फोल्ड उस पेरिटोनियम का चढ़ा हुआ होता है, इसके ऊपर कवर रहता है, उसको हम मीजो अपेंडिक्स या अपेंडिक्स मीजेंट्री के नाम से जानते हैं। उसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, मीजो अपेंडिक्स या अपेंडिकुलर मीजेंट्री कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी अपेंडिक्स है वो किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है पेरिटोनियम से। तो पेरिटोनियम का एक स्मॉल फोल्ड होता है जिसको हम मीजो अपेंडिक्स या अपेंडिकुलर मीजेंट्री, तो क्या है ये, स्मॉल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये स्मॉल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का ही, उससे हमारी अपेंडिक्स रिलेट करती है। तो यहीं पर मैं आपको एक नोट भी बताना चाहूंगा। नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि याद रखने लायक है, नोट करने लायक पॉइंट है, तो उसको आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस नोट में अपेंडिकुलर ओरिफिस के बारे में। क्या बताऊंगा सबसे पहले हम, अपेंडिकुलर ओरिफिस के बारे में। तो ये अपेंडिकुलर ओरिफिस क्या होता है, ओरिफिस मींस होता है ओपनिंग। जो ओरिफिस है वो एक वर्ड है, एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ओपनिंग। ओरिफिस मींस क्या होता है, ओपनिंग। ठीक, तो जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है वो किस जगह पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम। किस जगह पाया जाता है ये, पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम। तो ये किस जगह पाया जाता है, पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम एंड 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल जंक्शन, और 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल जंक्शन। तो जो हमारा अपेंडिकुलर ओरिफिस है वो पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर, यानी सीकम के पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर पाया जाता है, और इलियोसिकल जंक्शन से अगर हम देखें तो ये कितना होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बिलो ये पाया जाता है। दूसरा जो नोट है वो क्या है, जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है वो एक सेमी सर्कुलर फोल्ड के द्वारा, जो कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उससे ये ढका हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ गर्लिच। क्या कहते हैं उसको हम, वाल्व ऑफ गर्लिच। तो जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है इट इज गार्डेड बाय ए सेमी सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी सेमी सर्कुलर फोल्ड से, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेमी सर्कुलर फोल्ड से ये गार्ड रहता है, माने उससे ये ढका हुआ होता है, उससे कवर रहता है, जिसका नाम है वाल्व ऑफ गर्लेच। क्या कहते हैं इसको हम, वाल्व ऑफ गर्लेच। क्लियर हो गया? तो ये जो वाल्व ऑफ गर्लेच है
वो हमारे अपेंडिकुलर ओरिफिस को, अपेंडिकुलर ओरिफिस जो ओपनिंग है जो कि 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसीकल जंक्शन या पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम पर पाई जाती है, उसको ये गार्ड करके यानी उसको घेर करके रखता है। तो ये दूसरा नोट है। यहीं पर हमें तीसरा नोट और याद रखना है या तीसरी चीज हमें नोट करनी है, वो है एमसी बर्नी पॉइंट। क्या है हमें याद करना है? एमसी बर्नी पॉइंट। ये एमसी बर्नी पॉइंट क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपेंडिक्स पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैक वर्निस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हमारी अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन या कोई डिजीज कंडीशन अराइज होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए इस पॉइंट से हम डायग्नोज कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर ही, इस पॉइंट के पास ही हमारी अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैक वर्निस पॉइंट क्या है, इसको बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँगा एक डायग्राम के द्वारा। जैसे ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी का निचला हिस्सा जिसको हम राइट और लेफ्ट इलियक फोसा कहते हैं, ये राइट इलियक फोसा और ये लेफ्ट इलियक फोसा। इधर ये क्या है? अम्लाइकल रीजन। तो जब हम अम्लाइकल रीजन से लेकर के, कहां से? अम्लाइकल रीजन से लेकर के एंटीरियो पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, जो एंटीरियो पोस्टीरियर इलियक स्पाइन है वहां से एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन पर मिडिल 2/3, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, लगभग इस जगह, कौन सा? मीडियल अगर हम देखें तो 2/3 और अगर हम लेटरल देखें 1/3 पार्ट, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 पार्ट, लगभग इस जगह जो पॉइंट होता है, जो जगह होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मैक वर्निस पॉइंट। इस जगह पर हमारी जो अपेंडिक्स है, वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो ये मैक वर्निस पॉइंट को हमें याद रखना है। मैक वर्निस पॉइंट किस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई या आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम एक राइट साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर इलियक स्पाइन और अम्लाइकस के बीच में, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो उस लाइन का मीडियल 2/3 पार्ट और अगर हम लेटरल देखें तो 1/3 पार्ट पर जो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को हम मैक वर्निस पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो हम बात करेंगे किसकी? ब्लड सप्लाई। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, उन सभी को जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, यानी बहुत सारी चीजें जो हमारी सेल्स के लिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ऑक्सीजन को लाना, ये सारी चीजें कौन करता है? ब्लड करता है। तो इसीलिए हर एक ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई की। किसकी? आर्टेरियल, यानी कौन कौन सी आर्टरी हमारी जो अपेंडिक्स है उसको सप्लाई करती है। तो इसको इसी के नाम से आर्टरी है, अपेंडिकुलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी? अपेंडिकुलर आर्टरी। ये अपेंडिकुलर आर्टरी इसको सप्लाई करती है। दूसरा हम बात करेंगे इसकी वीनस सप्लाई की। तो इसकी जो वीनस सप्लाई होती है, हम यहाँ पर मेन आर्टरी और मेन वेन के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी की और वेन्स और कैपिलरीज भी इसको सप्लाई करती है। तो इसकी जो वीनस सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? वो अपेंडिकुलर वेन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अपेंडिकुलर वेन के द्वारा। क्लियर हो गया? आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड लेकर के आती है ऑर्गन के लिए, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आर्टरी सप्लाई और ब्लड जो वीनस सप्लाई है। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं लिम्फेटिक सप्लाई। कौन सी सप्लाई? लिम्फेटिक सप्लाई।
तो इसकी जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है वो अपेंडिकुलर नोड्स या इलियोकोलिक नोड्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अपेंडिकुलर नोड्स या इलियोकोलिक नोड्स के द्वारा की जाती है। यानी ये दोनों ही क्या है? लिम्फ नोड्स हैं, अपेंडिकुलर नोड्स या इलियोकोलिक नोड्स। जो अपेंडिक्स है वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, यानी इसका कोई भी रोल हमारी बॉडी के अंदर इस समय नहीं है। बाकी अगर हम प्रीवियस देखें तो हमारे पूर्वजों में जब वो फूल पत्तियां खाते थे तो उस समय सेल्यूलोज को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज होता है। लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन वहां पर लिम्फेटिक सप्लाई होने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो इंजेक्शन के द्वारा यानी खाने के द्वारा जो हमारे बैक्टीरिया या वायरस कोई हार्मफुल पैथोजन एंटर कर गया है तो उस पैथोजन को मारने के लिए ये अपेंडिकुलर और इलियोकोलिक नोड्स हेल्प करती है। क्लियर हो गया? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक अपेंडिकुलर नोड्स या इलियोकोलिक नोड्स हैं, इन्हीं के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो करके यानी बार बार में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई एंटीजन जब अटैक करता है, बार बार में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? वो दो तरीके से होती है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। किस किस तरीके से होती है? एक होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों ही किसी नर्व के नाम नहीं है, ये दोनों ही स्टिमुलेशंस हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस। तो जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो दो नर्व के द्वारा किया जाता है, T9 और T10। कौन कौन सी? T9 के द्वारा या T10, यानी T मींस थोरेसिक, थोरेसिक 9 एंड थोरेसिक 10। और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो की जाती है वेगस के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? वेगस नर्व, जो कि हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कही जाती है, उसके द्वारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई हमारी अपेंडिक्स के अंदर होती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं जो अपेंडिक्स है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे और नॉर्मल एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल एनाटॉमी में हमने सिर्फ उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन, उसके साइज, उसके शेप के बारे में पढ़ा। लेकिन जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उसके अंदर हम इस ऑर्गन की डिजीज कंडीशन, यानी जो डिजीज कंडीशन है या क्लिनिक पर अगर कोई मरीज आता है तो उस समय उसकी हम कैसे डायग्नोस करते हैं या कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अपेंडिक्स के लिए, तो उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो क्लिनिकल एनाटॉमी में पॉइंट आता है जो हमें ध्यान देने के लिए हमें ध्यान रखना है, अपेंडिसाइटिस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अपेंडिसाइटिस मींस क्या होता है? अपेंडिसाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। कारण कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी मरीज में अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा हुआ है आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन का होना। तो जब भी किसी भी जगह पे इन्फ्लामेशन होगा तो उस जगह सूजन भी होगी, दर्द भी होगा, उस जगह से सही तरह से प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं होगा, हीटिंग भी होगी उस जगह, यानी हीट भी निकलेगी और दर्द भी महसूस होगा। तो ये सारी चीजें, यानी सूजन भी देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें हमें इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? उसके बाद में जो दूसरी क्लिनिकल एनाटॉमी में हमें पॉइंट याद रखना है वो है अपेंडिसेक्टोमी। ये अपेंडिसेक्टोमी क्या है? अपेंडिसेक्टोमी मींस एक सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एक सर्जरी होती है जिसके दौरान हम इन्फ्लाम्ड हुई, यानी जो हमारी अपेंडिक्स है वो इन्फ्लामेशन हो चुकी है, उसमें सीवियर इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो उस अपेंडिक्स को हमें अर्जेंट
यानी एक्यूटली निकालना पड़ेगा, तो उस अपेंडिक्स को निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है, जो प्रोसीजर किया जाता है, उसे हम कहते हैं अपेंडिसेक्टमी। क्लियर हो गया? उसके बाद में थोड़ी सी हम डायग्नोसिस भी इसकी जानेंगे, इसकी डायग्नोसिस भी सीखेंगे। अगर किसी मरीज में अपेंडिसाइटिस है तो उसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे? तो उसको डायग्नोस करने के लिए मेन हम करेंगे पाल्पेशन। क्या करेंगे हम? मेन पाल्पेशन। पाल्पेशन मीन्स दबा करके देखेंगे। तो मेन क्या करेंगे हम इसमें? पाल्पेशन करेंगे। तो पाल्पेशन करने से हमें कुछ साइन देखने को मिलेंगे, कुछ लक्षण मरीज में देखने को मिलेंगे। तो वो लक्षण क्या क्या हैं, वो साइन क्या क्या है? तो वो साइन है, मेन साइन 3 साइन है। सबसे पहला साइन होता है रॉब सिंह साइन। कौन सा? रॉब सिंह साइन। रॉब सिंह साइन, ये रॉब सिंह साइन क्या है? ये रॉब सिंह साइन ऐसा साइन जिसमें हम मरीज के अगर लेफ्ट साइड में पाल्पेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो अपेंडिक्स है वो राइट साइड में है। अगर हम मरीज के लेफ्ट साइड में पाल्पेशन करेंगे तो उसके मरीज के जो दर्द है वो कहाँ महसूस होगा? वो लेफ्ट साइड से चलता हुआ, लेफ्ट साइड से रेडिएट करता हुआ किधर की तरफ जाएगा? राइट साइड की तरफ। तो ये कहलाता है रॉब सिंह साइन। यानी लेफ्ट साइड में पाल्पेशन करेंगे तो हमें रेडिएशन, यानी जो पेन की रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी, वो कहाँ महसूस होगी? वो महसूस होगी राइट साइड। उसके बाद में दूसरा साइन है डम्फी साइन। जो दूसरा साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? डम्फी साइन। DUNPHY, डम्फी साइन। जो डम्फी साइन है वो क्या होता है? डम्फी साइन ऐसा साइन जिसमें मरीज खांसने के दौरान उसके एब्डोमिनल कैविटी में दर्द होगा। यानी अगर किसी मरीज में अपेंडिसाइटिस है तो उस स्थिति में जब वो खांसेगा तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी, यानी उसकी जो पूरी एब्डोमिनल रीजन है, पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें दर्द या पेन महसूस होगा। उसके बाद में अगला जो तीसरा साइन है जो अपेंडिसाइटिस में हमें देखने को मिलेगा वो है ब्लूमबर्ग साइन। क्या है? ब्लूमबर्ग साइन। ये ब्लूमबर्ग साइन क्या है? ये ब्लूमबर्ग साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। इसमें हम मरीज के राइट साइड में, राइट इलियक फोसा में, यानी अपेंडिक्स के ऊपर या मैकवर्निस पॉइंट पर जब हम पाल्पेट करते हैं, दबाते हैं, तो पाल्पेशन के समय तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, माने प्रेशर को छोड़ते हैं, तो मरीज को अचानक से दर्द महसूस होता है। तो ये ब्लूमबर्ग साइन क्या है? ऐसा साइन या ऐसा लक्षण जिसके दौरान मरीज में हम राइट साइड में पाल्पेशन के दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम प्रेशर रिमूव करते हैं, प्रेशर हटाते हैं, तो उस स्थिति में मरीज को दर्द महसूस होता है, माने पेन महसूस होता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में बताया। ये सारी चीजें किसके बारे में थी? अपेंडिक्स के बारे में। तो अब हम आज का दूसरा टॉपिक जो कि एनल कैनाल है उसको शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही टॉपिक, एनल कैनाल और एनस, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसके साथ पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो अब हम बात करेंगे एनल कैनाल की। किसकी बात करेंगे? एनल कैनाल की। ये एनल कैनाल क्या होती है? एनल मीन्स एनस या कैनाल, कैनाल मीन्स एक रास्ता, एक लंबा रास्ता। तो ये एनल कैनाल क्या है? सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। तो जो एनल कैनाल है वो क्या है? इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, above it continuous with rectum and below it continuous with anus। तो जो एनल कैनाल है वो क्या है? एनल कैनाल इट इज लोएस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, superiorly या above it relate with
रिलेटेड या कॉन्टिन्यूअस विद रेक्टम एंड its lower point relate with एनस। तो ये क्या है? जो एनल कैनाल है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक का जो रास्ता है, उस रास्ते का सबसे लोएस्ट माने सबसे निचला भाग है। अगर हम इसको सुपीरियरली देखें, ऊपर की तरफ देखें, तो ये रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है, उसका जो निचला सिरा होता है, निचला हिस्सा होता है, वो एनस से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी लेंथ की। तो उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन, यानी ये किस जगह पाया जाता है, ये किस जगह लोकेट होता है। तो इट लाई बिलो द पेल्विक डायफ्राम। किस जगह पाया जाता है ये? बिलो द पेल्विक डायफ्राम। ये पेल्विक डायफ्राम क्या है? हमने तो एक डायफ्राम मसल सुनी है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करती है, लेकिन ये पेल्विक डायफ्राम क्या है? ये पेल्विक डायफ्राम हमारी पेल्विक में पाया जाता है, जो कि लीवेटर एनाई मसल, एक मसल है जिसका नाम होता है लीवेटर एनाई मसल। उस मसल के द्वारा ये पेल्विक डायफ्राम बनता है। ये पेल्विक जो डायफ्राम है इसका निर्माण होता है। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो जो हमारी एनल कैनाल है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इसके भाग होते हैं। तो जो एनल कैनाल है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स। क्योंकि ये कैनाल होती है, आप सामने देख सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। एनल कैनाल से ऊपर क्या है? रेक्टम है, और एनल कैनाल के नीचे क्या है? सरफेस ओपनिंग, जिसको हम एनस के नाम से जानते हैं। तो ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक नलिकाकार संरचना है। तो ये नलिकाकार संरचना होने की वजह से इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक ऊपर वाला अपर पार्ट, बीच वाला मिडिल पार्ट और नीचे वाला लोअर पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट है इसका? सबसे पहला अपर, दूसरा मिडिल बीच वाला, और उसका तीसरा पार्ट है लोअर पार्ट। ठीक है? तो अब हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी लंबाई के बारे में, कितनी कितनी ये लंबे होते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अपर पार्ट जो होता है उसकी लगभग लंबाई होती है 15 mm, 15 mm। कितनी लंबाई होती है इसकी? 15 mm। जो मिडिल पार्ट होता है इसकी भी सेम लंबाई होती है 15 mm, और जो लोअर पार्ट होता है उसकी लंबाई होती है लगभग 10 mm। तो इसके 3 पार्ट हुए, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट की लंबाई कितनी होती है? 15 mm, यानी 15 mm। लोअर जो मिडिल पार्ट है उसकी भी 15 mm होती है, और जो लोअर पार्ट है सबसे निचला भाग है उसकी जो लंबाई है वो होती है सिर्फ 10 mm। तो इस तरीके से इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद में हम बात करेंगे जो एनल कैनाल है उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई क्या कहती है, माने जो एनल कैनाल है इसको कौन कौन सी आर्टरी या कौन कौन सी वेन ब्लड सप्लाई करती है? तो इसको सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इसको कौन सप्लाई करता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो वीनस सप्लाई है वो किसके द्वारा होता है? ये तो मैंने बताई आपको आर्टरी की सप्लाई। अब हम बात करेंगे वेन की सप्लाई, यानी कौन सी वेन इसको सप्लाई करती है। तो इसको वेन इंटरनल रेक्टल वेन, एक्सटर्नल रेक्टल वेन
और एनल वेन, 3 वेन सप्लाई करती है। कौन कौन सी? एक इंटरनल रेक्टल वेन, दूसरी एनल वेन, और जो तीसरी सप्लाई होती है वो तीसरी सप्लाई होती है एक्सटर्नल रेक्टल वेन से। तो ये इसकी सप्लाई हो गई वीनस सप्लाई। और अगली सप्लाई आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो इसकी नर्व सप्लाई क्या है? इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? तो उसको नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे अपेंडिक्स को होती थी ऐसे ही एनल कैनाल को होती है, दो तरीके से, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो अलग नर्व वेसल करती है और पैरासिम्पैथेटिक वो अलग करती है। तो जो हमारी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो किससे होती है? वो होती है L1 और L2 से। L1 मींस लंबर वेसल 1, लंबर वेसल 2। और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है सैक्रल से, यानी S2, सैक्रल नंबर 2, सैक्रल नंबर 3 एंड सैक्रल नंबर 4। इन तीनों से इसकी नर्व सप्लाई होती है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने बात की एनल कैनाल की। उसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम एनस के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ साथ में क्योंकि एनल कैनाल से ही डायरेक्टली हमारा एनस जुड़ा हुआ होता है। नीचे की तरफ एनस होता है, ऊपर की तरफ रेक्टम होता है। तो रेक्टम के लिए मैं एक पहले इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। इससे प्रीवियस भी एक वीडियो में जो लार्ज इंटेस्टाइन का था उसमें मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको रेक्टम समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब हम बात करते हैं एनस की। एनस, ये एनस क्या होता है? ये एनस क्या है? एनस एक सरफेस ओपनिंग होती है। एक सरफेस ओपनिंग है जो कि डायरेक्टली हमारी एनल कैनाल से जुड़ी हुई होती है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है बिटवीन 2 बटक्स, यानी 2 बटक्स के बीच में इसकी लोकेशन होती है, इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है? तो एनस क्या है? एक सरफेस ओपनिंग। क्या है? सरफेस ओपनिंग। एक सरफेस ओपनिंग होती है जो एनल कैनाल से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। ये ऊपर की तरफ माने सुपीरियरली, अगर हम देखें इसको सुपीरियरली, ये किससे कनेक्ट रहती है? एनल कैनाल से। और ये बाहर की तरफ यानी हमारी बॉडी से बाहर, हमारी पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके बाहर ये खुलती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया एनस के बारे में। अच्छा, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी जो लंबाई है वो होती है 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? वो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। ठीक है? क्लियर हो गया? इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं इसकी रिलेशन के बारे में, यानी जो एनस है उसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं, यानी ये किन किन ऑर्गन से, किन किन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो ये रिलेट करता है, अगर हम एंटीरियरली बात करें, एंटीरियरली, तो एंटीरियरली मेल में अलग और फीमेल में अलग स्ट्रक्चर से ये रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन मेल। और हम मेल में देखें तो मेल के अंदर एंटीरियरली इसमें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और दूसरा पार्ट होता है बल्ब ऑफ पेनिस। क्या होता है? बल्ब ऑफ पेनिस। तो ये सभी दोनों पार्ट्स, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और बल्ब ऑफ पेनिस, मेल में हमारे एनस के एंटीरियरली पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल में, अगर हम इसी चीज को फीमेल में देखें तो फीमेल में अलग स्ट्रक्चर होती है। तो फीमेल में होता है लोअर पार्ट ऑफ वजाइना। तो जो वजाइना का लोअर पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, लोअर पार्ट है, वो इससे एंटीरियरली रिलेट करता है। एंटीरियरली उसके सामने की तरफ ये पाया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके पोस्टीरियर रिलेशन। हमने अभी क्या बात की? एंटीरियर रिलेशन की। अब हम बात करेंगे
पोस्टीरियर रिलेशन। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन यानी पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये किससे रिलेट करता है, तो पीछे की तरफ एनोकोकैक्सियल लिगामेंट्स। किससे रिलेट करता है ये, एनोकोकैक्सियल लिगामेंट। ये किससे रिलेट करता है, एनोकोकैक्सियल लिगामेंट से पोस्टीरियरली। और टिप ऑफ कॉक्सिस किससे करता है, टिप ऑफ कॉक्सिस। ये कॉक्सिस क्या है, ये कॉक्सिस बोन है हमारी, जो वर्टिब्रा है 33 वर्टिब्रा जो होते हैं उनमें सबसे लास्ट जो वर्टिब्रा होते हैं जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं वो कॉक्सिस कहलाते हैं। तो पोस्टीरियरली ये कॉक्सिस से रिलेट करता है। और अगर हम लेटरली देखें, लेटरली मीन्स किनारों पर, ये लेटरल साइड में बगल में किनारों पर, ये किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है इस्चियोरेक्टल फोसा से। किससे रिलेट करता है, इस्चियोरेक्टल फोसा। किससे रिलेट करता है ये, इस्चियोरेक्टल फोसा से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने रिलेशन बताई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो एंटीरियरली रिलेशनशिप है, अगर हम मेल में देखें तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या बल्ब ऑफ पेनिस। फीमेल में अगर हम देखें लोअर पार्ट ऑफ वजाना, वजाना का निचला हिस्सा। पोस्टीरियरली देखें तो एनोकोकैक्सियल लिगामेंट या टिप ऑफ कॉक्सिस। और लेटरली इस्चियोरेक्टल फोसा। ये इन सभी से ये रिलेट करता है। देन उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई की। ब्लड सप्लाई, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो किससे होती है, वो होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। किससे होती है इसकी ब्लड सप्लाई, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इसकी ब्लड सप्लाई किससे होती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। और दूसरी इसकी ब्लड सप्लाई होती है मीडियल सैक्रल आर्टरी। किससे होती है, मीडियम सैक्रल आर्टरी। तो ये दूसरी सप्लाई हो गई इसकी मीडियन सैक्रल आर्टरी से। किससे, मीडियन सैक्रल आर्टरी से। उसके बाद में आते हैं हम इसकी नर्व सप्लाई पर। तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो नर्व सप्लाई होती है सेम हमारे एनल कैनाल की तरह ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई से। किससे होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो आज हमने पढ़ा 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहला अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एनल कैनाल या एनस। तो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। और इस आज के टॉपिक के साथ में हमारी जो एनाटॉमी सीरीज का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है या आप कोई और लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन का अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे मिनी अटेम्प्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक नए लेक्चर को लेकर के आपके सामने आऊँ। तो इसी के साथ में आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाएं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।